नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालेवाल। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी से समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आज हम कॉपीराइट से जुड़े कानून की जानकारी देंगे। साथ ही कॉपीराइट बौद्धिक संपदा से जुड़ा मामला है। कॉपीराइट कानून महत्वपूर्ण कानून है जो आपके मौलिक कार्य को सुरक्षा का आश्वासन ही नहीं बल्कि अधिकार भी देता है। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई कार्य कर रहे हैं और जब वह लोगों में पॉपुलर हो जाता है, ठीक तभी उसी नाम से कोई दूसरा आपकी कॉपी करना शुरू कर देता है। ऐसी स्थिति में कंफ्यूजन होता है कि असली मालिक कौन है और नकली कौन है। इसके अलावा आपके कार्य की मौलिकता भी नष्ट हो जाती है, काम की चोरी होती है। जाहिर तौर पर ऐसे में भारी नुकसान होता है। सवाल उठता है कि इससे बचने के क्या उपाय हैं, तो उसका ही जवाब आज कॉपीराइट पर हम आपको बताएंगे। साथ ही कॉपीराइट का मतलब यही है कि ओरिजिनल काम की कोई कॉपी नहीं कर सकेगा और उस पर आपका हक बना रहेगा, उसकी मौलिकता बनी रहेगी। कॉपीराइट के अंतर्गत फिल्म और साहित्य से जुड़े काम तो आते ही हैं, साथ ही साथ लेखन, साउंड रिकॉर्डिंग, बिजनेस स्टार्टअप इत्यादि भी इसमें अलग अलग स्तर पर शामिल हैं। आपको बता दें कि कॉपीराइट किसी भी लेखन संबंधी कार्य, म्यूजिक संबंधी कार्य, पेंटिंग, फोटोग्राफी, कलाकृति यानी कला से जुड़े काम, कुछ प्रकाशित होने वाला, दिखने वाला कंटेंट हो या फिर फिल्म और टेलीविजन से जुड़ा कार्य हो सकता है। कॉपीराइट में टीवी और रेडियो का ब्रॉडकास्ट भी शामिल है। आज देश में कॉपीराइट कानून है जो मौलिकता के अधिकार की सुरक्षा करता है। तो ये तो थी बुनियादी जानकारी। विस्तार में जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ हैं नवीन पांडे जी। नवीन पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप फोन करके जानकारी ले सकते हैं। हमारा नंबर है 012061279667। दूसरा नंबर हमारा है 012061279668। इस नंबर के माध्यम से आप हमसे कानूनी जानकारी ले सकते हैं। कॉपीराइट से जुड़ी तमाम कानूनी जानकारी आज हम आपको बताएंगे। तो नवीन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कॉपीराइट एक्ट क्यों बनाया गया? कॉपीराइट एक्ट ये जो बौद्धिक क्षमता का उपयोग कोई भी रचनाकार करता है जी, उसके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए इस कानून की आवश्यकता हमें पड़ी। ये कानून सन 1957 में लाया गया। उससे पहले जो इस कानून की जड़ें हैं वो इंपीरियल लॉ में उनकी जड़ों को हम ट्रेस कर सकते हैं जी, जो कि ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित किया गया था। लेकिन वो कानून जो सन 1914 में लाया गया था वो पर्याप्त नहीं था। इसलिए सन 1957 में हमारी आजादी के बाद कॉपीराइट एक्ट 1957 लाया गया। जी, ठीक है। अब इसमें जो कोई भी रचना होती है किसी भी रचनाकार की, जैसे लेखन हो गया, संगीत हो गए या चित्रकारी, इस तरह की बहुत सारी रचनाएं हैं। उनमें जो मेहनत, जो बौद्धिक क्षमता का प्रयोग किया गया, जी, जो समय उसमें व्यतीत किया गया रचनाकार के द्वारा, तो उसका जो मॉनेटरी बेनिफिट है वो रचनाकार को मिलना चाहिए यदि इन चीजों को कमर्शियलाइज किया जाता है। जी, तो कमर्शियलाइजेशन, बौद्धिक संपदा का कमर्शियलाइजेशन करना और रचनाकार के अधिकारों की रक्षा करना, ये मूल मकसद रहे हैं जिसकी वजह से कॉपीराइट अधिनियम 1957 को हमारे देश में पारित किया गया और लागू भी किया गया। हालांकि उसके बाद से आवश्यकता अनुसार अब तक 7 संशोधन भी किए जा चुके हैं और जो अधिकारों की रक्षा का दायरा है उसको भी समय समय पर बढ़ाया जाता रहा है। जी। तो नवीन जी, आपने बताया कि किस प्रकार से कॉपीराइट एक्ट को आखिर क्यों बनाया गया। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि कॉपीराइट राइट एक्ट का महत्व क्या है? लेकिन कॉपीराइट का जो महत्व है वह आधुनिक जो हमारा शैक्षिक अनुभव है इसका एक अनिवार्य घटक होता है। कॉपीराइट महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह किसी भी लेखक या किसी भी एकेडमिशियन या शोधकर्ता उनके कार्यों को और उनके कार्य के मूल्यों की रक्षा करने में मदद करता है। जो भी कार्य का प्रवर्तक है
उसे बिना लाइसेंस या बिना उसे क्रेडिट दिए हुए उसके कार्यों को किसी और के द्वारा उपयोग करने से बचाने के लिए सक्षम बनाता है ना। यानी कि कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति जब तक रचनाकार से लाइसेंस नहीं ले लेता या बिना लाइसेंस लिए यदि वह बिना क्रेडिट दिए भी उसका उपयोग करने का प्रयास करे, तो ऐसी स्थिति में रचनाकार अपने अधिकारों की रक्षा कैसे करे, यह कॉपीराइट जो है उसके लिए सक्षम बनाता है रचनाकार को। अक्सर क्या होता है कि जैसे किसी भी जैसे लेखनी की बात करें, है ना, किसी लेखक ने कोई किताब लिखी, है ना, और उसका किसी न किसी प्रकार से मोनेटाइज करने के लिए, जैसे फिल्मकार हो गए, वे फिल्म बनाने का प्रयास करते हैं, तो किस हद तक उनके कार्य को फिल्मों में उपयोग किया जा सकता है या किसी और जगह पर उपयोग किया जा सकता है, इन सब चीजों को भी निर्धारित करता है कॉपीराइट। जी सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि कॉपीराइट कानून के 3 तत्व क्या है? बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि कॉपीराइट यदि है तो हमें यह भी समझना पड़ेगा कि उसके तत्व क्या है, क्योंकि जब तक तत्वों को हम नहीं समझेंगे हम कॉपीराइट को नहीं समझ सकते। तो 3 मेन इसके एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला मौलिकता, यानी कि ओरिजिनलिटी। किसी भी रचना के ऊपर कॉपीराइट प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि जो रचना है वह रचनाकार का मूल कार्य होना चाहिए। अब जैसा कि होता है कि मूल कार्य का मतलब ये नहीं है कि एकदम से यूनिक होना चाहिए, है ना, जैसा कि पेटेंट के मामले में होता है। पेटेंट में क्योंकि इन्वेंशन होते हैं तो यूनिक होना आवश्यक होता है। यहाँ पर यूनिक होना आवश्यक नहीं है, पर रचना जो है वह रचनाकार की मूल रचना होनी चाहिए। तो यदि मूल रचना है तो कॉपीराइट के लिए आवेदन किया जा सकता है। दूसरा जो तत्व है उसे रचनात्मकता कहते हैं, यानी कि क्रिएटिविटी, है ना। तो कॉपीराइट के प्राप्त करने के लिए जो भी आपने कार्य किया उस कार्य में आपकी रचनात्मकता दर्शित होनी चाहिए। जी। जैसे कि किसी पेंटिंग के अंदर, है ना, या कोई भी गीत हो, संगीत हो, कविता या फिल्में, उसमें यदि आप अपनी क्रिएटिविटी को दर्शा पा रहे हैं तो उस क्रिएटिविटी के ऊपर कॉपीराइट ली जा सकती है। और तीसरा जो एलिमेंट है वो है फिक्सेशन या सुरक्षित करना, सहेजना। तो कॉपीराइट केवल यदि मान लेते हैं अभी इस वक्त हम बात कर रहे हैं, ये एक शो चल रहा है, इस शो में मैं जो कुछ भी कह रहा हूं हो सकता है ये ओरिजिनल भी है, इसमें क्रिएटिविटी भी है, लेकिन यदि मैं सिर्फ कह दूं और उसको जो है अल्पकालिक तौर पर लोगों ने सुना उसके बाद भूल गए, तो ये काफी नहीं है कॉपीराइट प्राप्त करने के लिए। कॉपीराइट प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि जो भी रचना है, जो भी गीत हो गया या गीत संगीत हो गया, उसको रिकॉर्ड किया जाए, उसे सहेजा जाए, या तो टेप के ऊपर या किसी भी इस तरह के डिवाइस के ऊपर जहां पर उसको लंबे समय तक के लिए सुरक्षित रखा जा सके। जी। तो ये 3 चीजें आवश्यक होती हैं, ओरिजिनलिटी, क्रिएटिविटी और फिक्सेशन यानी कि उसको सेव करना। जी सर, बखूबी आपने समझाया कॉपीराइट कानून के तीनों तत्वों को। अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि कॉपीराइट का उल्लंघन कैसे होता है, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है सर ये। बिल्कुल, ये वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जी, क्योंकि कई बार लोग कंफ्यूजन में, यदि उल्लंघन नहीं भी हुआ तो वहां भी क्लेम कर देते हैं। आजकल यूट्यूब बहुत ही प्रचलन में है और वहां भी हम अक्सर देखते हैं कि कॉपीराइट क्लेम्स वगैरह लग जाते हैं। तो उल्लंघन कैसे होता है? किसी भी सामान्य मामले के रूप में यदि हम देखें तो कॉपीराइट का उल्लंघन तब होता है जब कॉपीराइट के स्वामी से बिना अनुमति लिए उसके कॉपीराइट किए गए कार्य को
कोई व्यक्ति पुनः प्रस्तुत करता है या वितरित करता है जी या किसी प्रकार से उसको प्रदर्शित करता है या सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करता है या उसको मोनेटाइज करने की कोशिश करता है, उससे कुछ लाभ अर्जित करने का प्रयास करता है, तो इन परिस्थितियों में क्योंकि अनुमति ली नहीं गई है कॉपीराइट ओनर से, तो कॉपीराइट का उल्लंघन होता है ना। जी अब कई मामले ऐसे भी होते हैं कि कोई व्यक्ति यदि बिना किसी व्यक्ति की अनुमति के, है ना, अन्य व्यक्ति के मूल रचनात्मक कार्य को उपयोग में ले आए, जी है ना, तो उल्लंघन उसको माना जाता है। जी अब इसमें एक और चीज है, जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं देता हूं, है ना, जी कि कॉपीराइट का उल्लंघन कब माना जाता है। जैसे सिनेमा घर के अंदर कोई फिल्म चल रही है और आप जी वो फिल्म देखने गए और उसको आपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया, तो क्योंकि यहाँ पर परमिशन आपको नहीं है कॉपीराइट ओनर से, तो जो भी आपने रिकॉर्डिंग की वो कॉपीराइट का वायलेशन है, उसको आप पब्लिकली प्रदर्शित नहीं कर सकते। इसी प्रकार से कोई तस्वीर है जिस पर किसी व्यक्ति ने अपना कॉपीराइट रजिस्टर करा रखा है, जी उस तस्वीर के साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ करके आप उसका उपयोग करते हैं या अपनी वेबसाइट के ऊपर उसको डिस्प्ले करते हैं, तो ये भी एक प्रकार का कॉपीराइट उल्लंघन होता जी है ना। और किसी प्रकार से मान लेते हैं कि कोई संगीत कोई ऑडियो क्लिप है या किसी स्पीच का हो सकता है या फिर किसी भी गाने का हो सकता है, उसका उपयोग करना बिना कॉपीराइट ओनर की अनुमति के, जी या तो अपनी वेबसाइट के ऊपर या आजकल जैसे लोग रील्स बना रहे हैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ऊपर, उसमें भी बिना परमिशन के आप उस ऑडियो क्लिप को, साउंड क्लिप को यूज कर रहे हैं बिना परमिशन के, बिना रॉयल्टी दिए हुए, तो जी ये भी उल्लंघन का एक मामला बन जाता है। जी तो ये कुछ प्रकार हुए उल्लंघन के। जी बिल्कुल, सही जानकारी देने के लिए हमारे साथ अधिवक्ता नवीन जी मौजूद हैं। नवीन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर किसी की बौद्धिक संपत्ति जैसे कि पुस्तक, स्क्रिप्ट की कोई चोरी करता है तो क्या किया जाए, साथ ही कैसे शिकायत लिखाई जा सकती है, इस संदर्भ में कॉपीराइट अधिनियम के बारे में हमें बताएं। जी नलिनी जी, जब भी किसी की बौद्धिक संपत्ति जी जैसे कि पुस्तक या स्क्रिप्ट की कोई चोरी करता है, तो जो सबसे पहला कदम होता है, प्रावधान यहाँ पर दोनों ही है, सिविल रेमेडी भी उपलब्ध है और साथ ही साथ क्रिमिनल प्रोविजंस भी है। जी सिविल रेमेडी के लिए सबसे पहले यदि आपके कॉपीराइट का कोई उल्लंघन कर रहे हैं तो उस व्यक्ति को एक नोटिस दिया जाना चाहिए। इस नोटिस के अंदर आपको विषय वस्तु की पहचान निर्दिष्ट करनी होगी जिसका उल्लंघन हुआ है, जी और जो कथित उल्लंघन है, जो आपकी दृष्टि में आपके हिसाब से कॉपीराइट का उल्लंघन है, उस उपयोग को, उस कृत्य को भी निर्दिष्ट करना होगा और उल्लंघनकारी गतिविधि को तत्काल प्रभाव से रोकने के लिए उस नोटिस के द्वारा आपको कहना होता है। जी और ये भी धमकी दी जाती है कि यदि तत्काल प्रभाव से उल्लंघन नहीं रोका गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब यदि नोटिस देने के बाद उल्लंघनकारी तुरंत रोक लेता है तत्काल प्रभाव से, तो उसके बाद में यदि आप डैमेजेस क्लेम करना चाहते हैं, जैसे मान लेते हैं व्यक्ति ने उससे कोई लाभ अर्जित किया हो, जी है ना, उसको मोनेटाइज किया हो, पैसे कमाए हो, तो आप उसमें जो भी आपका नुकसान हुआ है आपके कार्य का प्रयोग करके, उसको भी क्लेम कर सकते हैं। नोटिस के बाद आप या तो रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट्स के यहाँ एक मुकदमा दायर कर सकते हैं, जी जिसके तहत आप क्लेम करेंगे कि और वहां पर आप दर्शाएंगे किस प्रकार से कॉपीराइट का इंफ्रिंजमेंट हुआ और किस तरह के वहां से आर्थिक लाभ जो है वो अर्जित किया गया है। जी तो इसका ब्यौरा आप मांग सकते हैं उस मुकदमे के तहत उल्लंघनकर्ता से, और रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट्स
क्योंकि उनके पास भी सिविल कोड के पावर्स होते हैं, वे इस मुकदमे की सुनवाई करके और निर्धारण कर सकते हैं कि कितना लाभ अर्जित किया गया जी और उसका एक अंश आपको दिलाया जा सकता है। जी इसके अलावा अपील में कॉपीराइट अधिनियम के तहत अपीलेट बोर्ड का भी गठन किया गया है। यदि आप संतुष्ट नहीं हैं रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट्स के फैसले से, जी तो आप अपील में अपीलेट बोर्ड के समक्ष भी जा सकते हैं। इसके अलावा सिविल कोर्ट में भी आप मुकदमा दायर कर सकते हैं और उस व्यक्ति के ऊपर निषेध आज्ञा भी आप ले सकते हैं यदि उल्लंघन नहीं रोका जाता है नोटिस देने के बावजूद। जी दूसरे, जो भी मुआवजे हैं उसका भी दावा आप कर सकते हैं। साथ ही साथ कॉपीराइट अधिनियम के अंदर क्रिमिनल प्रोविजंस भी दिए गए हैं। यदि उल्लंघनकर्ता आपके नोटिस देने के बाद भी उल्लंघन के कृत्य को तुरंत नहीं रोकता है, तो आप मजिस्ट्रेट के यहाँ भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं सेक्शन 156(3) के तहत। जी और वहां से आप निर्देश ले सकते हैं कि मजिस्ट्रेट जो है संबंधित थाने के पुलिस को यह आदेश दे कि मामले की जांच की जाए और जो भी प्रतियां तैयार की गई हैं उल्लंघन के दौरान, उन जी प्रतियों को अपनी कस्टडी में पुलिस ले और समुचित कार्यवाही करे। जी साथ ही साथ कोर्ट में कैद का भी प्रावधान है 6 महीने से लेकर के 3 साल तक के लिए और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और यदि कोई उल्लंघन करता बार बार इस तरह के उल्लंघन के कृत्य को दोहराता है, तो ऐसी स्थिति में जो सजा का प्रावधान है जी वो न्यूनतम 1 साल से लेकर के 3 साल के बीच होता है और पेनल्टी भी बढ़ा दी जाती है। यदि फर्स्ट ऑफेंस है तो पेनल्टी जो है वो 50,000 रुपए तक हो सकती है और यदि रिपीट ऑफेंस है, बार बार दोहराया जा रहा है, तो उस स्थिति में जुर्माने की रकम 1 लाख से लेकर के 2 लाख रुपए तक लगाई जा सकती है। जी सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, अगर पुस्तक कहानी पर फिल्म बने तो क्या लेखक को रॉयल्टी मिलनी चाहिए? साथ ही किस हिसाब से रॉयल्टी का निर्धारण होता है? जी देखिए, जैसा कि कार्यक्रम के शुरुआत में मैंने बताया था जी कि 1957 में अधिनियम पारित होने के बाद जी आवश्यकता अनुसार समय समय पर 7 बार इसमें संशोधन भी हो चुके हैं। जो लेटेस्ट संशोधन किया गया था वह 2012 में किया गया था। 2012 का जो संशोधन है, इसमें मूल रूप से 3 विषयों का समाधान इसमें लाया गया था। सबसे पहला जी कि सिनेमा हॉल में जब भी किसी व्यक्ति के लिखी हुई किताब पर कोई फिल्म बनती है और उसे सिनेमा घरों में चलाया जाता है, तो सिनेमा हॉल में वितरण के मामले को छोड़कर जितना भी हिस्सा उस किताब का फिल्म में उपयोग किया गया है, उसके ऊपर रॉयल्टी प्राप्त करने का अधिकार लेखक के पास में होता है। इसके अलावा जी जब भी उस किताब की कहानी को फिल्मों में प्रयोग किया जाता है, तो उसका किस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है, कितने अंश का उपयोग किया जा रहा है, इन सब के आधार पर भी रॉयल्टी तय करने के लिए प्रावधान इसमें किया गया। जी साथ ही साथ यदि हम ये बात करें कि रॉयल्टी का निर्धारण कैसे होता है, तो आमतौर पर क्या होता है कि जो भी पक्ष होते हैं, जैसे लेखक हो गया, फिल्म निर्माता हो गए या जो फाइनेंसर्स हैं, इनके बीच में आपस में एक एग्रीमेंट बनाया जा सकता है और उस एग्रीमेंट के तहत ये निर्धारित किया जा सकता है जी कि रॉयल्टी कितनी और किस हिसाब से देय होगी। रॉयल्टी की रकम भी तय की जा सकती है। उनके स्टेजेस जो है वे डिसाइड किए जा सकते हैं कि किस स्टेज पर रॉयल्टी का कितना प्रतिशत हिस्सा दिया जाएगा, जी किस दर से दिया जाएगा। आगे यदि जैसे मौजूदा समय में जो भी टेक्निक्स हैं, जो भी टेक्नोलॉजीज हैं जिनका उपयोग करके फिल्म का प्रदर्शन किया जा रहा है, उनको निर्धारित किया जा सकता है कि किस किस माध्यम से यदि प्रदर्शन होता है तो हर एक माध्यम के हिसाब से कितनी रॉयल्टी दी जाएगी। जी साथ ही साथ एक और पॉइंट आता है यहाँ पर
कई टेक्नोलॉजीज ऐसी होती हैं जो एग्रीमेंट करने की तारीख में मौजूद नहीं है। जी। तो जो संशोधन लाया गया था उसमें उसको भी प्रतिबंधित किया गया था। यदि टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है तो फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए कोई रॉयल्टी देय नहीं होगा जब तक कि एग्रीमेंट के अंदर ये स्पष्ट तौर से लिखा हुआ ना हो। जी। जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी के माध्यम से यदि प्रदर्शन होता है तो उसके लिए भी रॉयल्टी देय होगा। जी बिल्कुल तो सर। कहने का मतलब ये हुआ कि जी। फ्यूचर टेक्नोलॉजी में तभी रॉयल्टी पेएबल है यदि आपने एग्रीमेंट करते समय ये साफ तौर पे कहा हुआ है कि अभी जितनी टेक्नोलॉजीज है उसके माध्यम से आप कर रहे हो उसकी रॉयल्टी अभी, और जब भी कोई नई तकनीक लाई जाएगी जी। उस पर जब प्रदर्शन होगा तो उसका किस हिसाब से रॉयल्टी देय होगा ये भी निर्धारित एग्रीमेंट के समय ही करना होता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कॉपीराइट से जुड़ी तमाम कानूनी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। फिलहाल के लिए लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।